हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो औरत को पीड़ित किया जाता है कि आपका मंगल भारी था। तो क्या ये मंगल दोष इतना खतरनाक है कि ये शादी के लिए कुंडली मिलान क्यों ज़रूरी है? मैं अगर कुंडली नहीं मिलती है तो क्या शादी नहीं करें? भारतीय घरों में जब चर्चा होती है विवाह की तो सबसे पहले ये आता है कि कुंडली मिलानी है कि नहीं मिलानी है, कितने गुण मिले हैं कि नहीं गुण मिले हैं। अपनी पसंद से शादियां हो रही हैं तो इसमें पेरेंट्स अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो 36 गुण मिलाना बहुत ज़रूरी है कि कुछ एक दो चीज़ें ही मिल जाएं तो मतलब चल जाता है कि भाई शादी कर लो। मांगलिक खराब होते ही नहीं है क्योंकि मांगलिक दोष कोई वर्ड नहीं है, मांगलिक योग होता है कुंडली में। अच्छा। और वो सिर्फ शादी तक क्यों उसको सीमित कर दिया गया है? बिल्कुल। तो क्या 40 या 50 साल की उम्र में जो शादियां हो रही हैं उसमें कुंडली का मिलाना जरूरी है? भकूट से हम दाम्पत्य सुख देखते हैं ना, और नाड़ी से संतान का सुख देखते हैं। तो अच्छा। ये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं आपकी मिलनी। नमस्कार, आज मेरा टॉपिक है मैरिज कंपैटिबिलिटी और गुण दोष या गुण मिलान कह दीजिए, या फिर आप कह दीजिए मंगल दोष है कि नहीं है, इस पे चर्चा करेंगे। और आज हमारे बीच में हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह जी। वेलकम रितु सिंह जी। आजकल जब भारतीय घरों में जब चर्चा होती है विवाह की तो सबसे पहले ये आता है कि कुंडली मिलानी है कि नहीं मिलानी है, कितने गुण मिले हैं कि नहीं गुण मिले हैं। और मैं रितु सिंह जी से ये जानना चाहूँगी कि क्या मन और स्वभाव ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है एक कंपैटिबिलिटी के लिए, क्या ज़रूरी है ग्रह नक्षत्र, ये भी जानना चाहूँगी। और ये भी जानना चाहूँगी कि मंगल दोष, आजकल किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो औरत को पीड़ित किया जाता है कि आपका मंगल भारी था। तो क्या ये मंगल दोष इतना खतरनाक है और यह क्या ये सिर्फ एक मिथ है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे रितु सिंह जी से। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे शो में। जय श्री महाकाल प्रिया जी। बिल्कुल। देखिए, आपने आज का जो टॉपिक लिया है बहुत ही अच्छा लिया है। बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है, वो बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति में है कि शादी के लिए कुंडली मिलान कितना ज़रूरी है, और अगर कुंडली नहीं मिलती है तो क्या करें। क्योंकि अभी अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ज़्यादातर लव मैरिजेस हो रही हैं, है ना, अपनी पसंद से शादियाँ हो रही हैं। तो इसमें पेरेंट्स अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। कुंडली तो मिल नहीं रही है, फिर भी वो कुंडली मिलाते हैं ज़रूर हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि एक बार मिलाना तो जरूरी है। अगर कुछ उसमें दोष है, कुछ दिक्कतें हैं तो उसको दूर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इसीलिए है कि आप उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो मेरे कुछ अहम छोटे से सवाल हैं, जैसे 36 गुण बोलते हैं। हाँ जी। जो 8 भागों में बांटे गए हैं। बिल्कुल। तो वो 36 गुण मिलाना बहुत ज़रूरी है कि कुछ एक दो चीज़ें ही मिल जाएं तो मतलब चल जाता है कि भाई शादी कर लो? नहीं, देखिए, यहाँ पर 36 गुण में से कम 18 गुण मिलना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो 18 गुण से कम में हम मना कर देते हैं कि नहीं, देखिए नहीं मिल रही है शादी। लेकिन फिर भी अगर एक अलग स्थिति है कि अगर करनी है तो फिर हम उसमें अलग तरह से विचार करते हैं। लेकिन 18 से लेकर और 25 तक हम साधारण मानते हैं कि कुंडली मिल रही है। लेकिन 25 से और 32 तक अगर गुण मिलते हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छी कुंडली मिल रही है और बहुत अच्छा गुण मिलान है, तो उनकी शादी की कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। पर नॉर्मली ये देखा गया है कि आजकल 32 के मतलब गुण मिल रहे हैं और शादियां टूट रही हैं, चल नहीं रही हैं। वो तो देखिए दोनों तरफ है। मैंने ये भी देखा है कि 12 गुण मिले हुए हैं, इवन 6 गुण मिले हुए हैं, तब भी शादियां अच्छी चल रही हैं। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी कंपेटिबिलिटी के लिए, आपका स्वभाव, आपका परिवेश, बहुत सारी स्थितियां, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। तो ये सारे घटक ऐसे हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। केवल क्योंकि मतलब अब जैसे मैंने बोला कि मन और स्वभाव भी मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, मन स्वभाव ही मिलाने के लिए हम गुण मिलाते हैं। जो हमारे ये अष्टकूट गुण है, सबका एक एक अपना अपना एक्सप्लेनेशन है कि आप देखिए वर्ण मिलाते हैं कि आप ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो उसमें एक तरह से स्वभाव ही आ गया ना लड़के लड़की का कि किस तरह का स्वभाव होना चाहिए। वश्य मिलाते हैं, उसमें भी है कि आप कितना ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। और ये कौन सा होता है कि मतलब 8 सारे मेन है। इसमें 3 चीजें हम मेन देखते हैं। एक तो गृह मैत्री, क्योंकि कहते हैं कि अगर सारे गुण नहीं भी मिल रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम भी है, तो गृह मैत्री अगर आपकी मिल रही है तो अच्छा है। दूसरा, हम 2 चीज़ें हैं, एक तो नाड़ी दोष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर
हम भकूट और नाड़ी दोष, क्योंकि भकूट से हम दाम्पत्य सुख देखते हैं ना, और नाड़ी से संतान का सुख देखते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं आपकी मिलनी। अगर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी शादी अच्छी चलेगी। और एक बहुत अहम बात देखिए, जो हमारे यहाँ वैदिक काल से जो शादी की परंपरा है ना प्रिया जी, तो शादी का उद्देश्य क्या था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों को साधना, कि जीवन का यही एक सार है ना, कि चारों को साधना। अभी क्या हो गया है कि शादी का जो एकमात्र लक्ष्य क्या है कि काम और अर्थ और काम में सिमट गया है शादी का अर्थ, व्यापक अर्थ। क्योंकि तब क्या होता था कि एक धार्मिक संस्था मानते हैं शादी को, दो आत्मिक मतलब आत्माओं का मिलन मानते हैं, कि जिससे कि वो धर्म के कार्य में आगे बढ़े। इंस्टीट्यूशन है और पहले शादियां इसलिए तो होती थी पूरा, क्योंकि और अभी गुड़ मिलान भी उसी पर आधारित है बिल्कुल, कि एक लड़का या लड़की में धार्मिक आस्था कितनी ज्यादा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, समृद्धि कैसी है, सहयोग की भावना, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छा, आपने गुण मिलान की तो बात कर दी, तो क्या ये तत्व कुंडली मिलान भी जरूरी है? देखिए, कुंडली मिलान अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कुंडली मिलान कहीं से नहीं हो रहा है तो हमारे यहाँ सब चीज़ों के लिए नियम दिए हुए हैं कि जहाँ जो भी दिक्कतें आ रही हैं, कोई दोष है तो उसके परिहार का पूरा नियम है। नहीं, परिहार का तो नियम है, पर एक ये भी बोला गया है कि भाई अगर गुण नहीं भी मिल रहे हैं तो आप तत्व कुंडली मिलान कर लीजिए, कि भाई मतलब आप ये देख लीजिए कि भाई दोनों की आयु, दोनों का संतान, दोनों की। देखिए, वो एक ऑप्शन है कि अगर आप तत्व कुंडली, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, लेकिन जो मेन आधारित है हमारे यहाँ जो शादी की, वो कुंडली मिलान पर ही है, जो छत्तीसगढ़ में होते हैं। अच्छा, मांगलिक को बहुत खराब माना गया है, पर वैसे मतलब मैंने देखा है कि किसी मांगलिक लड़की से मिली हूँ या मांगलिक लड़के से मिली हूँ तो वो प्रबल होता है। फिर क्यों खराब मानते हैं मांगलिक? खराब मानते ही नहीं है, ये तो मनवा दिया गया है खराब। एक्चुअली मांगलिक खराब होते ही नहीं है, क्योंकि मांगलिक दोष कोई वर्ड नहीं है, मांगलिक योग होता है कुंडली में। अच्छा। और वो सिर्फ शादी तक क्यों उसको सीमित कर दिया गया है? मांगलिक जो व्यक्ति होते हैं वो देखिए कितने उनकी एनर्जी कितनी हाई रहती है, कितने एनर्जेटिक रहते हैं, उनका मंगल तत्व प्रधान होता है, जिस क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है इसमें, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर उनका पार्टनर उतना एनर्जी का नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि मंगल का बैलेंस हो जाए ना, नहीं तो मंगल का बैलेंस नहीं हो पाएगा। और ये ऐसा नहीं कि दोष है, ये 90% केसेस में ये कैंसिल हो रहा होता है। तो कैंसिलेशन के पता नहीं है लोगों को रूल, बहुत सारे रूल हमारे यहाँ दिए हुए हैं जो कि कैंसिल हो जाता है मांगलिक दोष। ग्रह के अनुसार, जैसे आपने ना एक मेरे को कहीं रील भी आपकी देखी थी कि आप बोलते हैं कि ग्रह के अनुसार एंगेजमेंट रिंग पहनाइए। हाँ, मतलब अगर आपका कोई भी मतलब एंगेजमेंट रिंग है तो आप हमेशा तो नॉर्मली डायमंड ही पहनाते हैं, पर आप क्या इस पे क्या विचार करेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर अभी तक ध्यान ही नहीं दिया गया। ये जो बहुत सारे बच्चे मेरे पास नई नई उम्र के आते हैं, नई नई शादियों के आते हैं, तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस करके, एक होता है ना मेरी अपनी पर्सनल स्टडी कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि शादी के 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ही वो सेपरेशन के लिए आ जाते हैं। तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की लड़के लड़की कुंडली में कि भाई उनका शुक्र बहुत खराब अवस्था में है, मार्केश है, पीड़ित अवस्था में है, और उन्होंने सॉलिटेयर डायमंड पहन रखा है एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी में। और मैंने पहले बहुत समय पहले प्रयोग किया कि इसको उतरवाइए आप, और उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। हमेशा एंगेजमेंट कितना खास आयोजन है आपकी तो लाइफ मतलब का। आपका जो भी ग्रह प्रबल है उसकी आप एंगेजमेंट रिंग, सिर्फ सोने और डायमंड पे बात होती है यहाँ पर। अगर गुरु ग्रह आपका बहुत ज़्यादा खराब है तो हम कहते हैं फिर आप डायमंड, अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप डायमंड रिंग पहनाइए, आपकी शादी में प्यारी प्यार रहेगा, है ना, सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु अच्छा है तो सोने की, तो आप सोने की पहनाइए। बिल्कुल। अच्छा, आजकल ये देखा गया है कि 40 और 50 साल की उम्र में भी शादियां हो रही हैं। किसी की बहुत लेट हो गई है, किसी ने करना नहीं चाहा, फिर करना चाहा, और किसी का ये हो गया कि डेथ हो गई है अर्ली पार्टनर की, या कोई डाइवोर्स हो गया है। तो क्या 40 या 50 साल की उम्र में जो शादियां हो रही हैं उसमें कुंडली का मिलाना जरूरी है कि मतलब ऐसे भी चल सकता है? उस समय तो सिर्फ अगर आपके मानसिक स्तर मिल रहा है, सामाजिक स्तर मिल रहा है तो वो काफ़ी है। अच्छा, है ना, वो अलग बात है। आप कुंडली मिला सकते हैं, मिलाना चाहें, क्योंकि अगर आपकी शादी 40-50 तक नहीं हुई है तो किसी न किसी रीजन से नहीं हुई है, और आपने अगर अपना साथी पसंद किया है तो आपने निश्चित तौर पे कुछ ऐसा देखा होगा कि आपकी आगे की लाइफ अच्छी गुजरेगी, तो आप मिला भी सकते हैं। कुछ एक सरसरी नज़र पे आप मिला लीजिए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो हम यहाँ पे ना
पर्सनल कुंडलियों पे ज़्यादा जोर देते हैं कि जो भी पार्टनर है, लड़का और लड़की, उनकी जो कुंडलियाँ हैं उसमें ग्रह की क्या स्थिति है, इंडिविजुअल कुंडली की बात करें। और ये वैसे भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ शादी के लिए सिर्फ कुंडली मिलान पर ही ये लोग ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। उन दोनों की अलग अलग कुंडलियों की स्टडी बहुत जरूरी है। भाई मतलब वो लड़की निभा पाएगी कि नहीं पाएगी, कि लड़का बिल्कुल। मैं सबसे पहले अलग अलग दोनों की कुंडलियां देखती हूँ, मिलान की जरूरत होती है तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि आपको ग्रह देख के तुरंत समझ में आ जाता है। अच्छा, ये ब्रॉडर वे में अब जाते हैं अपन कि ये शादी के लिए कुंडली मिलान क्यों ज़रूरी है। मैं अगर कुंडली नहीं मिलती है तो क्या शादी नहीं करें? मतलब अगर कुछ नहीं मिलता, दोनों में प्यार है या मतलब प्यार भी नहीं है और घर वालों ने कह दिया कि चलो इससे शादी करनी है अब तुम्हारी, तो अब आप बोल दीजिए कि कुंडली बहुत जरूरी है, मतलब मिलान का मेरे हिसाब से अगर आप बात करोगे, है ना, मैं एक ज्योतिषी, तो मैं तो यही कहूँगी कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो घटनाएं इतनी हो रही हैं, इतने डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए हैं, आपस में इतना मनमुटाव है, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। और एक बात है, देखिए, कुंडली मिलान सिर्फ हम यहाँ बात करते हैं कि आपस में प्यार रहेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ भी प्रभावित होती है। आपकी हेल्थ, आपके संतान की हेल्थ, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक, धार्मिक, सब कुछ प्रभावित होती है। तो एक एक गुण, जो 8 तरह की जो अष्टकूट दिए हुए हैं ना, एक एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे तारा रिप्रेजेंट करता है आपकी आर्थिक स्थिति को, भकूट दोष है मैंने अभी बताया आपको, और इसके साथ साथ वश्य है। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे एक नज़र डालें ना, अगर हम मिला के करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत हम ये सुनिश्चित कर देते हैं कि इनकी लाइफ थोड़ा आप भी, मतलब अगर वो शादी में जा रहे हैं तो मतलब जब पर्सन जिनकी शादी हो रही है वो भी सेटिस्फाइड है, हाँ कुछ तो मिला हुआ है, तो नहीं, मतलब बहुत मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है कुंडली मिलाना। बिल्कुल। चलिए, ज्योतिष में ये आप पता लगा सकते हैं कि क्या उम्र है, किस उम्र में होगी, क्या समय में शादी होगी, या इसके 2-3 नॉर्मली क्या होता है ना कि अब किसी लड़की के या लड़के के 2-3 रिलेशनशिप रह चुके हैं, बिल्कुल, और उसकी कुंडली में एक ही शादी का योग है, फिर भी शादी होगी उसकी, तो मतलब ये क्या है, उम्र, आयु, समय, और ये सब कुछ है कुंडली में। जब आप बर्थ चार्ट देखते हैं तो उसमें सारी चीजें हैं। आपका पंचम भाव आपके रिलेशनशिप के लिए है, लेकिन सप्तम भाव में जब भी गुरु और शनि का ट्रांजिट होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार होता है लाइफ में, ठीक है, 25 की एज में हुआ, फिर कुछ साल बाद हुआ। तो जब भी गुरु शनि का ट्रांजिट आपके सप्तम भाव या सप्तमेश के साथ होता है, और कभी कभी 7th हाउस में अगर गुरु या शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु या शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, या जो सप्तमेश है, अगर मान लीजिए वृष राशि है तो जो शुक्र है, तो सप्तमेश के ऊपर से भी जब गुरु और शनि ट्रांजिट करेंगे, मान लीजिए शुक्र आपका दशम भाव में और वहां से ट्रांजिट हो रहा है गुरु और शनि का, तब भी शादी के योग बनते हैं। मतलब शनि भी शादी करवाता है? शनि और गुरु जब तक दोनों का ट्रांजिट नहीं होगा शादी नहीं होगी। ये कभी आप हमेशा मतलब दोनों का एक साथ होना, दोनों का ही होना चाहिए एक साथ, बिल्कुल। और अलग अलग हुआ तो नहीं, उसमें फिर मुश्किल आती है। हम देखिए, शनि का जो कार्यकाल है वो 2.5 साल रहते हैं। आप समझ लीजिए कि वृष राशि में शनि 2.5 साल आ गए, लेकिन जब 1 साल के लिए गुरु वहां से मूवमेंट करेंगे, गोचर करेंगे, उसी समय योग बनेगा, ना उसके पहले ना उसके बाद। कभी कभी स्थिति लगन के साथ भी हो जाती है कि लग्न और लग्नेश के साथ भी कभी कभी जब गोचर होता है तो योग बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली सप्तम भाव आपका होना चाहिए। तो मतलब आयु का मोस्टली पता चल जाता है, आयु का भी। ये तो आपने समय का बताया कि जब ये ट्रांजिट होते हैं तब। हाँ, तो उस समय जो आयु है बच्चे की 25 साल में हो रहा है, वो आपकी इसकी कुंडली देख के डिसाइड हो जाता है कि किस एज में, किसी के 32 की एज में हो रहा है ना। और साथ ही साथ देखिए, जो शादी के कारक ग्रह है शुक्र या बृहस्पति, उनकी दशा भी होनी चाहिए, उनकी दशा या सप्तम भाव सप्तमेश की दशा होनी चाहिए। अगर दशा भी बहुत मैटर करती है, दशा गोचर। अगर गुरु की दशा है तो हो जाएगी, अगर आपका सप्तम भाव या सप्तमेश गुरु है तो अच्छा, सप्तमेश की दशा होनी चाहिए, दशा होनी चाहिए, बिल्कुल। अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, होनी जरूर चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। और अगर ये लड़का लड़की जो आजकल 2-3 रिलेशनशिप में होते हैं, उसके बाद उनकी कुंडली देखी जाती है कि भाई एक ही शादी का योग है, तो 2-3 रिलेशनशिप कर चुके हैं, तो क्या उसकी भी शादी हो जाती है फिर? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मली मेरे से ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने बताया कि ये आप पूछिएगा, तो मैंने कहा रिलेशनशिप का अलग भाव होता है, पंचम भाव होता है, ठीक है। वो जब एक्टिवेट होता है तो आपके रिलेशनशिप, आपके अफेयर्स होते हैं, लेकिन जब सप्तम भाव एक्टिवेट होगा तब तो सीधे शादी होगी ना। अच्छा। और लव मैरिज के योग होते हैं कि जब भी आपके सप्तमेश पंचम में आके बैठ जाए या पंचमेश सप्तम में बैठ जाए तो लव मैरिज के योग होते हैं। हाँ, ये कुछ योग होते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि बच्चे की लव मैरिज होगी या नहीं। मतलब अगर आप, मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आके 2-3 रिलेशनशिप भी हैं और एक
ही मतलब शादी योग का है? योग है, बिल्कुल होती है। ये हाँ, शादी क्योंकि का। रिलेशनशिप का बिल्कुल अलग तरीका है और शादी का भाव और शादी का जो हम देखते हैं वो अलग तरीके से देखते हैं। जैसे नॉर्मली ये देखा गया है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज है, हाँ। तो आजकल तो ये जो पता ही नहीं चलता आपको कि ये मैरिज है कि नहीं है। मतलब घर में तो बैठे हैं मतलब हस्बैंड और बाहर रिलेशनशिप है, गंधर्व विवाह, तो इसके बारे में पता चल जाता है कुंडली से? बिल्कुल पता चल जाता है। इसमें शुक्र की स्थिति बहुत मैटर करती है। देखिए, अगर कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं राहु शुक्र एक साथ बैठे हैं, और अगर काम भाव में बैठे हैं, 11वें भाव में बैठे हैं, आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, तो बहुत कुछ ये निश्चित हो जाता है कि इनका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हाँ, ये पता हम आराम से कर सकते हैं। हमारा 12th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। 12वें भाव में अगर शुक्र है तो ये स्थिति बहुत ज्यादा बन जाती है। अगर मंगल शुक्र दोनों 12वें भाव में बैठे हैं तो ये करीब करीब 90% फिक्स हो जाता है कि इसका कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप और है। तो मतलब ये तो अगर पहले अगर शादी कर ली उससे पहले ही वो मतलब अगर पंडित जी ने बता दिया कि भाई आगे इसका तो रिलेशनशिप बिल्कुल तो यही रुक तो जाए, यही दिखाना जरूरी होता है। मैं आपको यही बात बोल रही थी कि आप मिलान तो बाद में कराइए, पहले कैरेक्टर तो देखिए लड़के लड़की का, ये बहुत डिपेंड करता है। कुंडली में जैसे आपने तो ये बताया कि वैसे कौन से लड़के के लिए कौन से ग्रह प्रबल होने चाहिए और लड़की के लिए कौन से ग्रह प्रबल होने चाहिए कि मैरिज मतलब अच्छी स्थिति में चले, मतलब लड़के के मैरिज लिए शुक्र होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, लड़के का विवाह अच्छा हो, सुंदर पत्नी मिले, है ना, बहुत अच्छी गुण वाली पत्नी मिले, या तो लड़के के लिए शुक्र अच्छा है तभी। और लड़कियों के लिए बृहस्पति जितना अच्छा होगा उतना सुखी वैवाहिक जीवन होगा, उतना अच्छा पति होगा। पति बहुत होता है ना, ससुराल पक्ष पूरा बहुत अच्छा होगा, उसको मानने वाला होगा और अच्छे धनी घर में शादी होगी। अगर ये सब कुछ देखना है कि भाई लड़की की लाइफ में सुख समृद्धि सौभाग्य स्वास्थ्य संतान सबके लिए गुरु ग्रह जिम्मेदार है। अगर गुरु एक लड़की कुंडली में अच्छा है तो आप खुश हो जाइए कि उस लड़की का जीवन करीब करीब निश्चित हो जाता है कि बहुत सुखी बीतने, मतलब गुरु का अच्छा होना ही शादी का मतलब अच्छा बहुत बड़ा एक कारक है मतलब। और लड़के का शुक्र बहुत अच्छा होना, लड़के का शुक्र अच्छा है तो आपको पत्नी अच्छी मिलेगी। शर्ते आप उसको अच्छा रखिए भी अपने कार्यकलापों से। ऐसा ना हो कि हम अपने ग्रहों को, आजकल बच्चे खुद ही बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे धर्मेंद्र जी का जो फिल्म स्टार हैं, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनका मतलब उन्होंने बेधड़क दूसरी भी शादी कर ली और दोनों पत्नियों को रख रहे हैं। तो ये भी योग होता है कि मतलब दो पत्नी का योग है और ये संग रखने का योग है? बिल्कुल, दो शादियों का योग होता है। नहीं, दो शादी का तो योग होता है, पर दो पत्नी का, क्योंकि या नॉर्मली तो ये होता है कि दो शादी का योग होता है, एक डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी होती है। लेकिन देखिए, हम जब पत्री में देखते हैं ना तो हम ये देख लेते हैं कि इनका दो शादियों का योग है, ठीक है। डाइवोर्स का है कि नहीं उसके लिए अलग भाव जिम्मेदार है। अच्छा। लेकिन अगर आपके सप्तम भाव को देखते हैं तो उससे पता लग जाता है कि दो शादियों का योग है। तो अब वो डाइवोर्स लेते हैं नहीं लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन साथ में जो दो पत्नियों का रखने का योग है वो भी योग कुंडली से आप देख के बता सकते हैं। तो मतलब ये क्योंकि उस समय की दशा स्थिति पर भी निर्भर करता है ना। जिस समय उन्होंने सेकंड मैरिज की, फिर उस टाइम पे क्या उनकी दशा थी, क्या गोचर था, उस पर बहुत डिपेंड करता है। चलिए मांगलिक दोष पे आते हैं। मांगलिक दोष कहेंगे कि आप तो कहते हैं मांगलिक योग है, बिल्कुल योग, क्योंकि लोग भाग्यशाली लोगों के लिए मांगलिक योग होता है क्योंकि बहुत ज्यादा ये लोग गंभीरता से ले रहे हैं कि भाई मांगलिक हैं तो मतलब लड़के भी डर मतलब नॉर्मली आजकल तो छोटे छोटे लड़के ऐप में देख रहे हैं कि भाई हमारे मंगल है, तो अब ये मुश्किल है कि वो ऐप में देख लेते हैं। तो ये मांगलिक दोष के बारे में कुछ क्लियरिटी लाइए। तो यही दिक्कत है कि इतना सब कुछ सर्व सुलभ हो गया है ना, तो लोग देख लेते हैं। अब उन्होंने देख लिया कि भाई हम मांगलिक है, मेरा बेटा मांगलिक है, बट कैंसिल हो रहा है कि नहीं ये तो उन्हें पता ही नहीं है। कितने सारे ऐसे नियम है जिससे मांगलिक दोष आपका कैंसिल हो जाता है ना। अगर हम कहते हैं कि लग्न में मंगल है, चतुर्थ में मंगल है, सप्तम में है, अष्टम में और 12th हाउस में, तो मांगलिक दोष है। अच्छा, कहीं कहीं चंद्र कुंडली से भी हम, चंद्र लगन से भी मांगलिक देखते हैं, शुक्र लग्न से भी मांगलिक देखते हैं। अगर ऐसा देखने लगे हम तो 99% लोग मांगलिक आएंगे निकल के। बिल्कुल फैक्ट है ना ये। हाँ, लेकिन अब वही कर्क राशि का मंगल है, मकर राशि का मंगल है, किस भाव में, अगर आपके मेष राशि में मंगल है लग्न में प्रथम हाउस में, तो आपका मंगल दोष कैंसिल हो रहा है। अगर आप गुरु की राशि के साथ या गुरु के साथ आपका मंगल बैठा है ना, या तो धनु राशि में है या गुरु के साथ युति है तो कैंसिल हो रहा है। अगर आप सेल्फ अपना देखिए तो इस तरह के बहुत 12-15 नियम हैं। और शादी के लिए अगर देखा जाए तो उसमें भी मैंने देखा ना, इतना डरे डरे लोग आते हैं, पेरेंट्स की मांगलिक दोष है, कुंडली मिलाओ, और
बड़े आराम से कैंसिल हो रहा होता है कि मान लीजिए लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, लेकिन लड़के की कुंडली में 3, 6, 11 भावों में राहु, शनि या मंगल बैठे हुए हैं। 3, 6 और 11 भाव में अगर मंगल, राहु और शनि बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली वो दोष कैंसिल ही हो जाता है। तो मांगलिक दोष देखना ही तब चाहिए जब शादी करनी है, उस टाइम पे जरूर देखना चाहिए। कैंसिल अगर नहीं हो रहा है तो उसके भी परिहार के नियम हैं। लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं ऐसा कोई कुंडली मेरे सामने नहीं है जिसमें कैंसिल नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मतलब हाँ, भगवान ने अगर किसी को ऊपर से भेजा है तो मतलब सब चीज सब नियम बना के भेजा। मंगल है, लेकिन अगर गुरु के साथ है इतना डर के आते हैं भाई पति, जो आपने भी बात की कि पति की डेथ हो जाती है जब अष्टम मांगलिक कोई होता है। लेकिन उसमें भी तो आप ध्यान दीजिए कि वो किस राशि में है, किस ग्रह के साथ है, किसकी दृष्टि संबंध में है, तो कैंसिल होता है। इतना ये सिर्फ एक डर का कारण बनाया गया है। क्योंकि लोग बात बोलते हैं ना कि भाई है ना मंगलिक योग है तो लेट मैरिज है। कितने मंगल वालों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है ना। सब कुछ डिपेंड करता है ग्रह गोचर पे, है ना, आपकी जो स्थिति है, दशा है, गोचर है, राशि, सब चीजें डिपेंड करती है। और डाइवोर्स का मतलब ये कारण है मंगल। हाँ, कारण है। अगर आपका नीच का मंगल है, आपके पार्टनर का उच्च का मंगल है तो ये भी कारण है, क्योंकि आप बहुत लो होंगे। नीच का मंगल होना मतलब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगी। एनर्जीज मैच करना चाहिए। अगर मंगल एनर्जीज मैच नहीं कर रही है तो डाइवोर्स बिल्कुल होगा। डाइवोर्स है। मंगल भी बहुत कारण होता है। सप्तम भाव में मंगल अक्सर डाइवोर्स करा देता है ना। पंचम भाव का मंगल भी बहुत अच्छा हम नहीं मानते हैं, शुभ नहीं मानते हैं, संतान के लिए भी नहीं मानते हैं। दूसरी बात, सप्तमेश के साथ अगर मंगल बैठे हुए हैं तो कई ऐसी स्थितियां हैं। कभी कभी 12वें भाव का मंगल भी डिवोर्स कराते हैं, डिवोर्स कराते हैं, स्थितियां कई बार बन जाती हैं। मतलब ये सब कुंडली के अच्छी तरह से डिपेंड ऑन कुंडली। आपकी जब तक आप कुंडली पे नहीं चार्ट नहीं देखोगे ये चीजें हम सब पर नहीं लागू होती। पर मैंने तो कई भी देखा है कि हमने तो इतनी कुंडली मिलाई, ये किया वो किया, फिर भी मतलब ये हो गया। मतलब लोगों के 36 गुण में भी मतलब ऐसे है कि भाई किसी की वाइफ की डेथ हो गई या फिर किसी का डाइवोर्स हो गया, या मतलब ये क्यों हो रहा है? मतलब ऐसे मिलाने के बाद भी ज्योतिषी या कुंडली मिलाना ईश्वर से ऊपर तो कहीं कुछ नहीं है ना। जो नियति लिखने वाले हैं, है ना, ईश्वर, तो सब कुछ उनके ही हाथ में होता है ना। आपने कितना देखा होगा कि एक किसी की कुंडली में 4-4, 5-5 ग्रह नीच के हैं, कोई राजयोग नहीं है और वो व्यक्ति इस टाइम पे बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है। किसी में बहुत राजयोग है, वो रिक्शा चला रहा है। तो इस तरह की स्थितियां भी आती हैं। आपके कर्म पे कितना कुछ डिपेंड करता है। अब आप सोचिए, आपकी जन्मपत्री बन गई, आपका जब बर्थ हुआ, लेकिन आपका जो हाथ है, जो हस्त रेखा है, वो आपके कर्म से बनती है ना, आपकी रेखा है। तो कर्म भी तो बहुत कुछ मायने रखते हैं ना। तो कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म अच्छे रखने चाहिए। और फिर कुछ ऐसे ही मतलब आपने तो कई कुंडलियाँ, इतनी हजारों कुंडलियाँ देखी होंगी, कुछ दिलचस्प या असाधारण कोई ऐसे वाकया हुए हों कि जिसमें मतलब मंगल योग मतलब नहीं होते हुए भी शादी टूटी है या चली है? नहीं, ऐसे या तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं। मतलब कोई क्लाइंट का कभी तो हम भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये चीज़ कुंडली में नहीं है मगर इस व्यक्ति के जीवन में कैसे है, या कुंडली में है तो इस व्यक्ति के जीवन में क्यों नहीं है। इस तरह की चीज़ें आती हैं। देखिए, क्लाइंट की बात करें तो भी रिसेंटली कुछ समय पहले एक है, बैंक में जॉब करती है लड़की, उसका आया था मेरे पास शादी के टाइम पर। तो मैंने बोला था कि अभी शादी का योग नहीं बना है ना। उसने मुझे व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा था और इनविटेशन की आना है। लास्ट आई थिंक नवंबर की अब बात है। तो मैंने बोला था कि बेटा ये तो योग जनवरी से पहले बन ही नहीं रहा है तुम्हारी शादी में। तो फिर उसने बोला नहीं मैम, अब तो सब कुछ तय हो गया है, शादी तो उसी डेट पर है, आप आइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, बधाइयाँ हो। लेकिन फिर वही करीब 14-15 दिन बाद आया मैसेज, फ़ोन की, नहीं मैम वो कैंसिल हो गई है शादी। तो क्योंकि ट्रांजिट नहीं लगे थे, है ना। ट्रांजिट अगर नहीं लगे हैं तो शादी आपकी हो ही नहीं सकती है। इसी तरह एक और भी केस है कि 2 शादियों का योग था। और इसके अलावा आप सोचो कितने में ऐसा योग होता है कि लव मैरिज का योग है तो या अरेंज मैरिज का योग है, और बच्चे लड़के मतलब लव मैरिज का पूरा उन्होंने कि नहीं अब हमारी कोर्ट मैरिज है इस दिन, लेकिन योग ही नहीं है तो वो भी चीज़ नहीं हो पाती, एंड टाइम पे कैंसिल हो जाता है। मतलब योग होना बहुत जरूरी है। किसी कारण से चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और क्या होता है इसमें ना, जैसे आपने अभी बात की कि 3-4 रिलेशनशिप है और शादी है, तो कभी कभी ना कोई रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपको क्लियर बर्थ चार्ट में आपके हाथ में पता लगता है कि इसकी शादी हो चुकी है, ऐसा लगता है। जैसे ऐसे भी मेरे पास केस है
ठीक है कि अभी शादी नहीं हुई है, अब मुंह से बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन उस लड़की ने 4 साल पहले लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर रखी थी, तो वो भी पता लग जाता है। हम बोलते हैं कि नहीं शादी तो तुम्हारी हो गई है, हो गई है। अब वो मदर के साथ या फादर के साथ है तो हम नहीं बोलते, बाद में फ़ोन करके वो बताते हैं कि मैम हो तो चुकी थी मेरी, लेकिन ऐसे ऐसे हो गया, अब उस लड़के के साथ नहीं चल रहा है, तो अब दोबारा मतलब शादी करनी है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत आ रही हैं आजकल, क्योंकि अभी लिव इन भी बहुत चल रहा है ना, लिव इन बहुत चल रहा है, इसीलिए तो मतलब अब मैंने आप साथ रह रहे हैं, 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि मानसिक स्तर आपका जब एक मिल जा रहा है तो वो भी एक तरह से काइंड ऑफ शादी ही है। कई बार तो जैसे लड़का मांगलिक है, लड़की भी मांगलिक है, फिर भी कंपैटिबिलिटी नहीं है, चल नहीं रही है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? वो तो देखिए आपका एटमॉस्फेयर है, आजकल सारे लोग बच्चियां सेल्फ डिपेंड है, ठीक है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है, सब कुछ कुंडली से ही नहीं होता है ना निर्धारण आपका आपकी, हाँ आपको कैसी किस माहौल में आप हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। कभी कभी मैं देखा पेरेंट्स बहुत बड़ा कारण हो जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा अगर कोई बच्ची आपने बहुत पैम्पर्ड करके रखी हुई है तो ज़रा सा भी वो सहन नहीं कर पाती, या कुछ भी स्थिति ऐसी आ जाती है। मैंने कहा तो बच्ची बेटा या बेटी कोई भी हो, तो हम बहुत ज़्यादा जिस माहौल में आजकल बच्चों को पाल रहे हैं ना, तो उनको हाँ वो बिल्कुल भी उनके अंदर पेशेंस रही नहीं गया। ये इतना बड़ा कार्य है, बहुत छोटी छोटी बातों पे जो उनका एग्रेशन है कि नहीं बस सेपरेट होना है, तो ये चीज़ें हर तरह से गलत है। किसी के शादी होती ही नहीं है, तो क्या ये पिछले जन्मों से लेके आते हैं कि भाई अभी तुमको किसी मतलब आपको कोई सोलमेट से कोई लेन देन नहीं है, तो इसीलिए है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, आप कुंडली देख के बता देंगे कि शादी का योग नहीं है, होता है ना कुंडली में होता है शादी का योग नहीं है, बिल्कुल होता है। तो मतलब ये पिछले जन्मों का है कि कोई लेन देन नहीं है। हाँ बिल्कुल प्रारब्ध है। देखिए बहुत लोगों का देखा आपने सप्तम में शनि बैठे हुए, क्योंकि शनि डिटैच कर देते हैं, उस जहाँ भी बैठते हैं उससे संबंधित चीजों से आपको डिटैच कर देते हैं, केतु या शनि। अच्छा। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा सप्तम में जिनके केतु है या शनि है, या शनि केतु साथ में है, तो उनकी शादी नहीं हो पाती है, जनरली नहीं हो पाती है। मतलब या होगी तो डिटैच तो इतना लेट होगी, उसमें भी उनको शादी का सुख नहीं है, डिटैचमेंट जैसे। शादी हो जाना और शादी का सुख होना दोनों में भी अंतर है ना, ये भी चीज़ है। एक आजकल ये डाइवोर्सेस इतने क्यों हो रहे हैं आजकल? जैसे ना कुंडली भी मिलाते हैं, तो आजकल मेन जो मैंने रीज़न डाइवोर्स का देखा है, मनी फैक्टर ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा। आजकल बड़े परिवार में ले लो या छोटे परिवार में ले लो, तो ऐसा नहीं है कि आप जो कोई कुंडली दिखाने आए तो यही दिखा दें कि भाई दोनों के धन योग ठीक है ना, ताकि शादी चल जाएगी। मैंने यही बात तो बोली कि आप हम जो देखते हैं ना बकूट दोष में, तारा में खास तौर से तारा जो हम देखते हैं कि दोनों की आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, ये बहुत डिपेंड करता है। अब हम नहीं ध्यान देते हैं कि कैसी रहेगी। भाई लड़के की कुंडली में दिख रहा है कि बहुत अच्छा आर्थिक स्तर नहीं रहेगा, लड़की की कुंडली में दिख रहा है रहेगा, तो उसको पहले ही वहीं पे स्टॉप कर दो, है ना, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बहुत बड़ा कारण है। एक तो ये है ही आप जो कह रहे हो मनी, दूसरा क्या है कि अपनी फ्रीडम, ठीक है ना, ये भी बहुत है। और फ्रीडम का अर्थ बहुत गलत ले लिया गया है ना, कि किसी से हमें कुछ पूछना नहीं है। चलो पूछना या बताना यहाँ पर ना, मतलब बच्चों के दिमाग का कुछ समझ नहीं आता है कि उनको, अब आप देखिए एक लड़की शादी होके जाती है, जब अपने मायके में रहती है तो भी तो उसको कहीं जाना होता है, तो एक बार मदर से पूछना या मदर को बताना। लेकिन वही चीज़ जब मदर इन लॉ के साथ आती है तो उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी ईगो पे आ जाती है बात, क्यों बताना तो इतनी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर वो ईजिली सिर्फ जैसे अपने घर में करते थे, और ये बात मदर इन लॉ पे भी लागू होती है, ऐसा नहीं है कि जैसा वो अपनी बेटी के साथ अगर वैसे ही सेम करें, अभी छोटी सी बात नहीं समझ में आती। और क्योंकि सेल्फ डिपेंड है लड़कियां, तो वो कुछ सुनना नहीं चाहती हैं, बिल्कुल भी पेशेंस ना होना, और सब कुछ फटाफट जल्दी, बहुत जल्दी चाहिए। पर मैंने तो ये देखा है रितु जी, आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं वो पैसों की वजह से टूट रहे हैं। कि भाई मतलब, और वो लड़कियां तोड़ना भी चाह रही हैं कि भाई अच्छा अमाउंट मिल रहा है और इसके संग खिचखिच पिच चल रही है, चलो निकलो, पैसा लेके निकल जाओ, सारा कुछ फोकस ही पैसा हो गया है। आप तो ये बता दो कि कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा होता है कि वो धन का योग बताता है कि भाई धन प्रबल है इस लड़के की कुंडली में और ये लड़की की कुंडली में? बिल्कुल, देखिए शुक्र देखिए और राहु देखिए, क्योंकि अचानक ढेर सारा धन राहु देता है। अच्छा। और शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है लड़के की कुंडली में, आप एक चीज और देखिए कि जो कुंडली का जो 4 भाव होता है ना, केंद्र जिसको हम कहते हैं, केंद्र घर, लगन, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव, वो खाली ना हो, है ना। जब भी आप लड़की की शादी कीजिए तो किसी भी लड़के की कुंडली में ये जरूर आप नोटिस कीजिए, मतलब वो चारों भाव में कोई ना कोई ग्रह हो। अगर केंद्र खाली होता है तो मैंने देखा लड़की को आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए अगर लड़के की कुंडली में राहु की स्थिति 3rd हाउस में है, दशम भाव में है, या फिर 11th हाउस में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हम मानते हैं। अगर यहाँ पर राहु है तो
सोर्स ऑफ इनकम उसका बना रहेगा कहीं ना कहीं से, और अच्छा मतलब दिस इज फॉर लड़का? नहीं, दोनों के लिए अच्छा है। दोनों के लिए अच्छा दोनों है। के लिए अच्छा है। अगर लड़की की कुंडली में है तो वो भी बहुत धन कमाएगी, और यहीं पर कहीं राहु आपका अष्टम भाव में है तो हम अच्छा नहीं मानते हैं। राहु चतुर्थ भाव में भी हम अच्छा नहीं मानते हैं। किसी न किसी बात को लेके आपस में मतभेद बने रहेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा सुख भाव भी होता है ना, गृह सुख का भी होता है। तो ये 2-3 चीजें नोटिस कीजिए। और सेकंड भाव आप कह रहे थे कि ठीक है चल जाएगा। सेकंड भाव में राहु है तो धन के लिए तो ठीक है, वो अचानक से धन देगा आपको, लेकिन कुछ चीजों के लिए अच्छा नहीं मानते हम, क्योंकि वो हमारा जो कुटुंब भाव भी है रिश्तों को लेकर, और कभी कभी सेकंड हाउस का राहु ना नशा भी देता है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है आपसी मतभेद तो वो थोड़ा अवॉइड करना ही ठीक रहता है। तो बेसिकली आपने तो शुक्र और राहु को ही मतलब माना है प्रबल धन के लिए। तो या तो शुक्र मतलब प्रबल होना चाहिए, या फिर अगर शुक्र प्रबल नहीं है तो राहु प्रबल होना चाहिए। और आपके जो धन भाव है, आपका सेकंड हाउस भी बहुत मैटर करता है ना। सेकंड हाउस आपका, सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, या सब आपका जो द्वितीयेश है, जो सेकंड लॉर्ड है, उनकी क्या स्थिति है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सेकंड लॉर्ड जो है 6th हाउस में आके बैठ जाते हैं। अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थिति हो जाती है। अच्छा, लोन अच्छा, लेने की, क्योंकि उसके पास सब कुछ होगा लेकिन सब कुछ EMI पे होगा, है ना। तो मतलब आपको ये भी देखना है कि मतलब सब स्थिति अच्छी हो ग्रहों की, कि भाई घर की धन तो है लेकिन वो धन कर्ज का तो नहीं है। कर्ज का तो नहीं है, ये कि तो बहुत बड़ी बात है। और आजकल बहुत जगह ये हो रहा है, बाद में लड़कियां आके बताती हैं कि हम तो ये देखकर शादी हो गई, लेकिन पता चला वहाँ तो सब कुछ लोन पे है। कहती वो बड़ा घर देख के शादी कर ली और वो घर पे लोन चल रहा है। बिल्कुल, घर रेंट का है, सारी चीजें EMI पर है, तो बहुत प्रेशर होगी। प्रेशर तो हो गया, ये भी ध्यान देने की बात होती है, क्योंकि ये कर्ज का। चलिए अब आप ना कुछ जल्दी से टिप्स, रेमेडीज, उपाय वगैरह कुछ बताइए फॉर हैप्पी मैरिज, गुड मैरिज। बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल देखिए, अच्छी या तो मैरिज लाइफ अच्छी हो, या आप मनपसंद जीवन साथी चाहिए, या फिर आपस में जो छोटे छोटे मतभेद हो रहे हैं वो ना हो, मतलब कोई भी आपकी लाइफ में मैरिज से, दाम्पत्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कुछ छोटे छोटे उपाय बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। और दोनों के लिए, चाहे पति अगर करता है तो पत्नी के लिए, पत्नी करती है तो पति के लिए। देखिए, अगर आपस में बिल्कुल नहीं बन रही है तो एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ आपको, कि आप अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे एक इलायची रख दीजिए, और अपने तकिए के नीचे भी एक इलायची रख दीजिए। सुबह आपको उस दोनों इलायची को डालकर चाय बना लेनी है ना, और उसको साथ में बैठ के पिए आप, है ना, और देखिए फिर धीरे धीरे आपका आपसी रिश्ता कितना अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ एक रुद्राक्ष आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर मिल जाता है इजीली? बिल्कुल मिल जाता है गौरी शंकर। अगर प्योर आपको चाहिए तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, लेकिन मिल जाता है ना। गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने आप में कमाल की चीज़ है, बिल्कुल कमाल की। कैसा भी रिलेशन खराब हो रहा हो, और ये सबसे ज़्यादा काम करता है, मैंने देखा कि मनपसंद जीवन साथी अगर आपको चाहिए तब, और कभी कभी तो तलाक तक की नौबत अगर आ गई है, और गौरी शंकर रुद्राक्ष आपने अभिमंत्रित करवा के, प्रॉपर अभिमंत्रित करके, उसका रुद्राभिषेक करके, और वो आप धारण कर लिया, तो वो चीज़ें भी ठीक टल जाती है। मतलब बिल्कुल टलती है। ये मैंने करवाया है बहुत लोगों को, है ना, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है। एक मिनट यहाँ मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि ये ना नॉर्मली कहते हैं कि अगर मंगलिक दोष है वो नॉन मंगलिक है तो वो पेड़ की पूजा होती है, नॉर्मली पीपल की पूजा होती है, ये कितना कारगर है? नहीं, अगर मांगलिक दोष देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है तो फिर ये करना चाहिए। मतलब ये उपाय अच्छा, बहुत अच्छा उपाय होता है। लेटली मैं कहूँगी जैसे अभिषेक और ऐश्वर्या का ये हुआ रहा है, तो उन्होंने तो वो कराई थी, पर उनका फिर भी मतलब, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए। साथ तो है वो, अभी उनका कोई डिवोर्स डिक्लेयर नहीं हुआ है ना, बेचारों का फालतू में डिवोर्स करवा दिया है मीडिया ने, ऐसा नहीं है। और बहुत चीज़ें मैंने भी बताया, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ना, आपका मानसिक स्तर, आपका आपसी सामंजस्य, बहुत सारी चीजें हैं। केवल आपने विवाह करा दिया उससे नहीं होता, ठीक है ना। जो टिप्स की मैं बात कर रही थी, देखिए, माता पार्वती और शिव, उनका दाम्पत्य हम कहते हैं सबसे अच्छा मानते हैं हम ना। तो अगर आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपने घर में एक तो शिव पार्वती की तस्वीर अवश्य रखिए, और उनकी स्तुति करिए, आप जो भी आपको आती है, या रुद्राभिषेक। मतलब आपने जैसे बोला शिव पार्वती की, नॉर्मली हम शिव का नवदेश्वर रखते हैं, और शिव का कभी फोटो नहीं रखते हैं कि भाई वो तो साधु है, तो मतलब नहीं, शिव ही एकमात्र ऐसे हैं ना जो साधु भी हैं, और सन्यासी भी हैं, और गृहस्थ भी हैं। अच्छा। जब वो ध्यान में चले जाते हैं, उनसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं है, और विरक्त कोई नहीं है, और उनसे बड़ा गृहस्थ भी कोई नहीं है। क्योंकि शिव कहते हैं ना, आशीर्वाद भी यही बड़े लोग देते हैं ना, शिव पार्वती जैसी जोड़ी हो। तो शिव पार्वती जैसी तो जोड़ी है ही नहीं, है ना। सती के वियोग में उन्होंने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया, कहते हैं ना।
तो पार्वती शिव की तस्वीर हमेशा रखनी चाहिए और उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। उनकी जो लड़कियां, जब सीता माँ ने को राम जी से शादी करनी थी, जब उन्होंने देखा था उपवन में, तो उन्होंने किया था ना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो अगर ये रामचरितमानस में अगर ये लड़कियां पढ़ती हैं तो आप लिख के ले जाइए, बिल्कुल गारंटी। अगर इसकी वंदना करती है, इस वंदना से माँ पार्वती की ये जो स्तुति है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, है ना, जिसमें बाद में पार्वती जी ने आशीर्वाद भी दिया था सीता माता को, है ना, कि तो मतलब सिर्फ ये स्तुति कितनी बार करनी है? एक बार करिए, एक बार कीजिए। उनको मन चाह वर अगर चाहिए तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा। और अगर शादी हो चुकी है, दिक्कतें हैं, तो और उपाय, छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, जो कि आजकल महिलाएं क्योंकि वर्किंग है, ज़्यादा नहीं कर सकती। लाल चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। केसर, हल्दी और गोरोचन एक आता है, उसको मिला के, तिलक बड़े काम का होते हैं, तिलक जो हम करते हैं माथे पर, वो अगर आप करते हैं ना, इससे आप लोगों को, कहते हैं ना, इसको आकर्षण तिलक कहते हैं। अगर रिश्ते में खटास आ रही है, कड़वाहट आ रही है, तो उसको मिठास घोलने के लिए ये तिलक बहुत काम करते हैं। तो केसर, केसर, गोरोचन एक आता है, गोरोचन, हाँ, और हल्दी मिक्स करके अगर उसका तिलक पत्नियां करती हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो कहते हैं ना कि पति वश में रहते हैं, वश में रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी यही ज़्यादातर पत्नियां यही पूछने आती हैं, और अच्छा भी है, ठीक है, क्योंकि भाई अपने पति को ही तो उनको वश में करना है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि देखिए, अगर शिव जी पे मीठा जल, मीठा दूध अर्पण करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और मीठा मतलब शहद डाल के, थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए दूध में, है ना, और शहद से भी कर सकते हैं आप, लेकिन दूध में चीनी हल्का सा डाल के और उससे अगर अभिषेक करने से बहुत अच्छा होता है। एक उपाय आपको और बताती हूँ। देखिए, किसी भी माता के मंदिर बुधवार के दिन जाना होता है और माता को थोड़ी सी हल्दी अर्पित करनी है आपको, ठीक है। अच्छा। और फिर उस हल्दी को प्रसाद स्वरूप आपको लेकर आके, जो सिंदूर आपका है जो आप लगाते हैं, उसी सिंदूरदानी में मिक्स कर देना है उस हल्दी को, और डेली उसको आप सिंदूर में लगाइए। अच्छा, ठीक है, लेडीज मतलब फॉर अ गुड है, हाँ, अच्छी हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा। और पतियों के लिए है कि भाई पत्नियों को समय समय पर गिफ्ट देते रहिए। पत्नियों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी गिफ्ट से भी ज्यादा आजकल ये बड़ा आ गया है कि पत्नियां पैसे से या गिफ्ट से ही खुश होती हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं ना, प्यार से भी ज्यादा रिस्पेक्ट, ये आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही है। बात है, क्योंकि कमा तो वो खुद भी लेती हैं, भाई अपने लिए गिफ्ट या अपने लिए धन की कमी उनको नहीं है, होती है। उनको इग्नोर करते हैं जो घर के जो बड़े मामले होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे पत्नियों की सलाह को इग्नोर किया जाता है, सबसे ज़्यादा वो हट तब होती है। बिल्कुल। तो अगर आप उनसे थोड़ा उनको रिस्पेक्ट दीजिए या हर चीज़ में आप उनसे बातचीत करिए, पूछिए, तो ये बहुत बड़ा मैरिड लाइफ का जो है हैप्पी मैरिड लाइफ का सूत्र है। बिल्कुल, ठीक है ना। और लोनलीनेस भी एक कारण है, जो महिलाएं जॉब नहीं कर रही हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम टाइम बहुत ज़रूरी है, भले ही वो 5 मिनट का ही हो। तो ये कुछ चीज़ें मैरिड लाइफ के लिए। और ईगो को बिल्कुल हटाना पड़ेगा, सबसे बड़ा कारण है अहंकार, सेपरेशन का अहंकार और ईगो। यहाँ पर मैंने देखा है, देखिए मैं तो रोज ही रूबरू होती हूँ, बच्चों से ऐसे आती है, तो उनका क्या कारण, वो उनका आप लैंग्वेज सुनो। जैसे लड़की आई, लड़के हैं कि मैम देखिए मैंने इसकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, ठीक है, अब तो छोटी छोटी बातें है ना, इसने मैंने ये मंगाया था, ऑर्डर किया तो पैसा मुझे अपना देना पड़ा, यहाँ मेरा और तेरा आ गया। मतलब इतने लंबे लाइफ में जब मैंने ना कभी अपने मदर फादर को सुना, ना अपने नानी नाना को, ना खुद कभी दिमाग में ये बात आई कि भाई हस्बैंड का पैसा अलग और मेरा अलग है। ये इतना बड़ा कारण है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ कि भाई शेयरिंग की आदत ही नहीं है, बिल्कुल आदत नहीं। उनका अकाउंट अलग, ठीक है, जब आपकी शादी हो गई है तो हर चीज फिर तो साझा हो जाता है ना, हो जाता है ना। बच्चे की फीस हस्बैंड भरेगा, घर का किराया मैं दूंगी, ये तो बात ही नहीं समझ आती कि मतलब वो सहयोग की भावना ही नहीं रह गई है, सामंजस्य की भावना। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो है ना मानसिक स्तर या इस तरह की चीजों को हटाना पड़ेगा, ईगो हटाना पड़ेगा। आजकल लड़कियां 35 पार कर रही हैं और 38 तक आते आते वो घबरा जाती हैं कि अभी होगी कि नहीं होगी शादी। तो कोई ऐसा उपाय उनके लिए, मतलब ये मेरे को पर्टिकुलरली 3-4 लोगों ने बोला है कि मतलब हमारी इतनी एज हो गई है और अब शादी नहीं हो रही, तो थोड़ा सा उनको भी टेंशन तो रहता ही है कि भाई अब शादी नहीं हो रही। देखिए जल्दी शादी करने के बहुत उपाय हैं वैसे तो, और ये कुंडली टू कुंडली भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में स्थिति क्या है। लेकिन बहुत छोटा सा उपाय, जैसे मैंने अभी बताया कि बृहस्पति मजबूत करना चाहिए, तो अगर नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के लड़कियां नहाती हैं तो भी शादी जल्दी होने के चांसेस बन जाते हैं। बृहस्पतिवार की पूजा, जैसे पहले बहुत लड़कियां किया करती थी कि व्रत करती हैं, अकेले के जड़ में आप सिंपल पूजा ही कर लीजिए, और मैंने देखा है विद इन 3 मंथ्स उनके रिश्ते कहीं ना कहीं से हो जाते हैं।
एक आता है लगन यंत्र, है ना, उसमें मंत्र लिखे होते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। लगन यंत्र अगर लड़कियां पहन के रखती हैं, उसको मतलब यंत्र को पहले यंत्र पूजा को अभिमंत्रित किया जाता है, वो बनता ही लगन यंत्र शादी के पर्पज से है। उसको अगर वो शुक्रवार के दिन आप पहनती हैं तो भी 3-4 महीने के अंदर उनका रिश्ता कहीं ना कहीं हो जाता है। एक और बहुत छोटा सा उपाय बताऊं आपको कि किसी भी ना संडे के दिन आपको कहीं से 21 ईंटें, हालांकि थोड़ा सा टिपिकल है, ईंट होती है जो, वो खरीद कर लानी है और लड़की जिस रूम में सोती है ना उसको अपने सिरहाने रख देना है। मतलब ईंटें मतलब सिरहाने मतलब नीचे बेड पे, बेड के नीचे, उस रूम में अपने सिर की तरफ रख देना है उसको। और मंडे के दिन सुबह सुबह 7 बजे ये ईंटें आपको किसी अपने निकटवर्ती मंदिर में ले जाइए, ठीक है, और अपने इंडेक्स फिंगर से हल्दी से उस पे, मतलब जो सबसे ऊपर ईंट है, इंडेक्स फिंगर मींस ये वाली फिंगर, हाँ, इससे आपको उस पे स्वास्तिक बना देना है, एक ईंट पे बनाना है, सिर्फ एक ईंट पे बनाना है, ठीक है। वो ईंट आपको किसी भी मंदिर में रख के आ जानी है बस। अच्छा। और थोड़ा ऐसी प्रार्थना कर देनी चाहिए, शिव मंदिर होना चाहिए या कोई भी मंदिर हो, बस वहाँ शनि मंदिर ना हो, वहाँ आप प्रार्थना करके आइए कि जैसे मतलब मंदिर के लिए ईंटें देने का जो एक भाव है वो ये कि मेरा घर जल्दी बन जाए, मतलब मेरा गृहस्थ जीवन शुरू हो जाए। आप ये उपाय इतना कारगर है, इतना कारगर है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को करवाया है और योग बन जाता है। शादी का योग बहुत जल्दी बनता है, विदिन मतलब 21-22 दिन के अंदर आपको कहीं ना कहीं से रिश्ता बन जाता है। मेरे दर्शकों को ये जवाब मिल गया होगा कि जो लड़कियां 35 से ऊपर हो गई हैं तो ये उपाय ज़रूर से करिए ताकि शादी जल्दी से जल्दी हो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी, आपने बहुत अच्छी से समझाया और बहुत अच्छे कारगर उपाय बताए हैं। मैं चाहूँगी व्यूअर्स से कि ये उपाय आप नोट कर लीजिए ताकि आपको अगर मैरिज में डिफ़िकल्टी है या अच्छी मैरिज चाहिए तो ज़रूर से होगी। और मंगल योग से बिल्कुल ना डरिए, मंगल दोष तो बिल्कुल कहिए ही मत, जैसे कि रितु जी ने कहा है, ये मंगल योग है और ये इंसान को प्रबल ही बनाता है। बस अपने अहंकार को, ईगो को और जो भी आपकी जो आदतें हैं, स्वभाव है, मन को थोड़ा सा अच्छा बनाइए तो आपकी मैरिज ज़रूर से अच्छी चलेगी। रितु जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी और अगर आपको इनसे कंसल्टेशन लेनी है तो इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इनको कॉल कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी ताकि आपकी लाइफ एक सिंपल और अच्छा समाधान मिले आपकी लाइफ को जीने के लिए। धन्यवाद।